हेलो बच्चों। आज हम लोग अपना लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3 का। और आपने लेक्चर नंबर 13 बच्चों देखा होगा, तो लेक्चर नंबर 13 में हम लोग सेल पे बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे थे। और मैंने उस लेक्चर के एंड में आपसे कहा था कि बच्चों उसमें हमने कुछ 5-6 क्वेश्चन किए थे सेल पे बेस्ड, और हमने कहा था कि सेल के न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज भी हमने कुछ सेल के न्यूमेरिकल और लिए, मैंने लास्ट लेक्चर में बोला भी था कि हम थोड़े क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, सेल पे बेस्ड। तो आज हम पहले थोड़ा सेल पे बेस्ड 2-3 न्यूमेरिकल और करेंगे बच्चों। और सेल के न्यूमेरिकल के बाद आज थोड़े न्यूमेरिकल हमारे किस पे बेस्ड है बच्चों? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। आपको याद होगा हमने एक टॉपिक पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो आज थोड़े क्वेश्चन हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के भी लिए, और स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर कुछ न्यूमेरिकल किस पे बेस्ड है? सेल पर बेस्ड है। ठीक है, तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको डायग्राम दिख रहा है बच्चों, इस डायग्राम पे बेस्ड है क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन रीड कर देना और सेल पर बेस्ड दिख रहा है ना आपको? सेल देखो बच्चों। ठीक है, एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। ये एक्चुअली डॉट्स है बच्चों, थोड़ा डॉट को क्लियर कर देता हूं मैं। तो एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं बच्चों, क्या बोल रहे हैं देखिए। ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है सीबीएसई, आई थिंक 2016 या 17 के ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं बच्चों। क्या बोल रहे हैं? टू आइडेंटिकल सेल्स ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट ईच ज्वाइंट इन पैरेलल, दिख रहे हैं ना आपको? दो सेल है, दोनों की ईएमएफ सेम है 1.5 वोल्ट, इनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। फिर बोल रहे हैं आर ज्वाइंट इन पैरेलल प्रोवाइड सप्लाई टू एन एक्सटर्नल सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ टू रजिस्टर्स ऑफ 17 ओम ईच ज्वाइंट इन पैरेलल। अब देखो, इन दोनों की जो आउटपुट है, मतलब सेल की सप्लाई क्या है बच्चों? करंट। सेल क्या देते हैं सर्किट में? करंट देते हैं। तो इन सेल की जो करंट है हम किसको दे रहे हैं बच्चों? एक सर्किट को दे रहे हैं, या मान लीजिए दो रजिस्टर है उनको दे रहे हैं, जो रजिस्टर किसमें कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है, और दोनों की रजिस्टर 17-17 है। तो इन सेल की आउटपुट करंट हम इस सर्किट में भेज रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो वो क्वेश्चन डायग्राम में भी दिख रहा है, क्वेश्चन में भी बोल रहे हैं। ठीक है, फिर बोल रहे हैं अ वेरी हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर। और आपको याद होगा बच्चों, हमने इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर क्यों लेते हैं। तो इससे पिछला लेक्चर देखना बच्चों, अगर किसी बच्चे ने इसका पिछला लेक्चर नहीं देखा तो देखना बच्चों। उसमें मैंने आपको बताया था कि हाई रेजिस्टेंस मीटर क्यों लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए पीछे लेक्चर देखिएगा, एक न्यूमेरिकल में आया था तो मैंने एक्सप्लेन किया था उसके बारे में। तो या मैंने कहा था इसे आइडियल वोल्ट मीटर भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो बोल रहे हैं अ वेरी हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर रीड द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल्स टू बी 1.5 वोल्ट। तो देखो क्या है बच्चों, डायग्राम में सेल की ईएमएफ दे रखी है, क्वेश्चन में बोल भी रहे हैं कि इनकी ईएमएफ है 1.5 वोल्ट। और अगर हम इस सेल की क्या कर रहे हैं? टर्मिनल पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं वोल्ट मीटर के हेल्प से। तो टर्मिनल पोटेंशियल कितना आ रहा है इनका? 1.5 वोल्ट। मतलब इसका भी टर्मिनल पोटेंशियल 1.5 वोल्ट है, इसका भी टर्मिनल पोटेंशियल 1.5 वोल्ट है। और टर्मिनल ईएमएफ में डिफरेंस क्या होता है? देखो हम थ्योरी से पढ़ते आ रहे हैं, न्यूमेरिकल में बार बार ये बात मैं डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, तो अब आप जानते हो बच्चों। ठीक है, तो सेल की ईएमएफ दे रखी है और सेल का टर्मिनल पोटेंशियल दे रखा है 1.4 वोल्ट। बोल रहे हैं कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल। तो देखो आपको बच्चों, ये सेल के साथ जानते हैं इंटर रेजिस्टेंस को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जो सेल के साथ इन्होंने दिखा रखी है। ठीक है, तो आपने क्या करना है? सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। तो आपने आर फाइंड आउट करना है, दोनों की रेजिस्टेंस सेम है बच्चों। ठीक है, तो आपको क्या क्या गिवन है थोड़ा मैं डेटा लिख देता हूं, देखो बच्चों। और इसको कैसे करेंगे, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, उसको डिस्कस करते हैं। पहले डेटा क्या गिवन है लिख देते हैं। तो देखो आपको सेल की ईएमएफ दे रखी है, इसे ई से रिप्रेजेंट करते हो बच्चों 1.5 वोल्ट। और सेल का टर्मिनल पोटेंशियल दे रखा है 1.4 वोल्ट, जो एक वोल्ट मीटर के हेल्प से मेजर किया गया है, क्वेश्चन में बोल रहे हैं देखो, है नहीं? और बाकी आपसे सेल की क्या पूछ रहे हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस, दोनों की सेम है। ठीक है, तो ईएमएफ गिवन है, टर्मिनल पोटेंशियल गिवन है, आपसे क्या पूछ रहे हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं ऑफ ईच सेल। और आपको याद है बच्चों, हमने एक टॉपिक पढ़ा था ग्रुपिंग ऑफ सेल। देखो मैं बार बार आपसे एक बात बोलता हूं बच्चों कि न्यूमेरिकल में डायरेक्ट मत जाओ, पहले है ना थ्योरी देखो, सेल की पहले थ्योरी पढ़ो, अच्छे से थ्योरी पढ़ो, फिर न्यूमेरिकल देखो बच्चों। तो आपको याद होगा हमने ग्रुपिंग ऑफ सेल्स पढ़ा था, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स ग्रुपिंग पढ़ा था। तो हमने कहा था देखो, अगर सेल पैरेलल में कनेक्टेड है तो पोटेंशियल ऐड नहीं होता है। हाँ, अगर सीरीज में कनेक्टेड है, ऑल्टरनेट प्लस माइनस तो पोटेंशियल ऐड होते हैं।
तो इस केस में नेट पोटेंशियल 1.5 वोल्ट ही रहेगा बच्चों। हाँ, रेजिस्टेंस तो आपका सीरीज एंड पैरेलल में सॉल्व करेंगे, लेकिन पोटेंशियल ऐड नहीं होगा। तो आप नेट पोटेंशियल, अगर एक सेल का पोटेंशियल 1.5 वोल्ट है तो नेट पोटेंशियल भी कितना होगा, 1.5 वोल्ट होगा। ठीक है, तो ये ध्यान करना, मतलब इसको डबल नहीं करना है बच्चों आपने। हाँ, अगर ये सीरीज में कनेक्टेड होते हैं और ऑल्टरनेट प्लस माइनस तो पोटेंशियल ऐड हो जाते हैं, लेकिन पैरेलल में कनेक्टेड है तो नेट पोटेंशियल भी 1.5 वोल्ट रहेगा। तो अब आएगा भाई इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे बच्चों, कैसे निकालेंगे इंटर रेजिस्टेंस। तो आपको याद होगा हम इन दोनों की नेट रेजिस्टेंस कुछ मान लेंगे बच्चों, जैसे मान लेंगे आर और आर का नेट, वैसे तो पैरेलल में 1/r कर सकते हो, चलो मैं इसको दूसरे वे में बोलूंगा, मैं इसकी नेट रेजिस्टेंस को आर डैश मान लेता हूं, इन दोनों की नेट रेजिस्टेंस, दे आर इन पैरेलल। तो आपको याद होगा हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों, क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला पढ़ा था, पीछे की न्यूमेरिकल में लगाया भी, होता है स्मॉल r इज इक्वल टू ई बाई वी माइनस 1 इंटू कैपिटल आर, जहां कैपिटल आर को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ई बाई वी माइनस 1 इंटू टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, उससे हमारी टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगी। और फिर आप जान रहे कि दोनों पैरेलल में, उस टोटल को ब्रेक करके लिख दोगे 1/r प्लस 1/r। ठीक है, तो ऐसे कर लेते हैं। उसके लिए आपको पहले टोटल एक्सटर्नल निकालना होगा बच्चों। तो आप देखिए ये दोनों किस में है, पैरेलल में। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों 17 ओम की टोटल क्या निकाल दे रहा हूं, रेजिस्टेंस। बाकी अभी आप देखोगे मैं कैसे कर रहा हूं, आप समझ जाओगे। तो पहले हम क्या निकाल रहे हैं बच्चों, ये टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस निकाल ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये पैरेलल में है तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/17 प्लस 1/17। तो कितना आ जाएगा, 2/17, रेसिप्रोकल कर लीजिएगा। तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बच्चों, 17/2, और ये कैंसिल 8.5। ठीक है, तो आपने पहले इन दो रेजिस्टेंस को सॉल्व करके इनकी नेट रेजिस्टेंस निकाल ली, दैट इज व्हाट 8.5 बस। और मैं नेट इंटर रेजिस्टेंस को R इक्विवेलेंट लिख दूंगा बच्चों, स्मॉल r इक्विवेलेंट। लेकिन नो, अब हम क्या कर रहे हैं, अब एक फॉर्मूला जानते हैं बच्चों, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो मैंने टोटल इंटरनल, इन दोनों के नेट को क्या मान लिया बच्चों, R इक्विवेलेंट। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या रहेगा, E बाई वी माइनस 1 इंटू आर। देखिए फॉर्मूला हमने ड्राइव वगैरह किए थे बच्चों, पीछे भी हमने एक सेल का क्वेश्चन किया इससे पिछले लेक्चर में, वहां पर भी फॉर्मूला लगाया था। अच्छे इसको बोलोगे आर टोटल, हाँ बच्चों। तो टोटल इंटरनल, और इधर भी क्या लिखना है, टोटल एक्सटर्नल, और ई बाई वी माइनस 1 इंटू क्या, आर इक्विवेलेंट। बस ठीक है बच्चों, इसकी वैल्यू आप जानते हो, ये जानते हो, ये जानते हो, आज से आर टोटल आ जाएगा, फिर हम इंडिविजुअल आर निकाल लेंगे बच्चों। ठीक है ना। देखो एक क्वेश्चन करने के डिफरेंट मेथड हो सकते हैं, ये थोड़ा इजी मेथड ऐसा लग रहा है इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं बच्चों इसको ना। तो ठीक है, देखो कैसा आ जाएगा फिर आपका, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो आ जाएगा आर इक्विवेलेंट टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, ई कितना की बनता है बच्चों हमको, 1.5, टर्मिनल पोटेंशियल 1.4 माइनस 1, और ये कितना है बच्चों, 8.5। चेक कर लो, देखो यही था, ये आपका 1.5, वी 1.4, और टोटल एक्सटर्नल कितना है, 8.5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों। तो आर इक्विवेलेंट ये कितना हो जाएगा, 1.4 एलसीएम कर लेना बच्चों, तो 1.5 माइनस 1.4 0.1 अपॉन कितना रहेगा, 1.4 इंटू 8.5। ठीक है बच्चों, देखो मैंने क्या किया, 1.4 एलसीएम कर लिया बच्चा, क्या कर दिया हमने, थोड़ा सा लाइट का कुछ प्रॉब्लम हो गया बच्चों, चलिए कोई बात नहीं, अभी लाइट चली गई होगी, लाइट आ जाएगी तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखिए तो कितना हो जाएगा आपका बच्चों, देखो 0.1 अपॉन 1.4। ठीक है ना, लाइट का एक सेकंड थोड़ा देखते हैं बच्चों, लाइट का कुछ करके, एक सेकंड बच्चा।
चलो बच्चों आई थिंक विजिबल होगा आपको, ठीक है। लाइट एक्चुअली कुछ लाइट चली गई तो इस पर इन्वर्टर पे आ गया है। हाँ थोड़ा कुछ सेकंड में आ रही लाइट, समझ ना बच्चों। देखो हाँ, तो कितना हो गया 0 पॉइंट, देखो मैंने क्या 1.4 क्या कर लिया बच्चों, एलसीएम कर लिया, ठीक है। तो 1.4 एलसीएम के कितना हो गया 0.1 अपॉन 1.4 इंटू 8.5। अब इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना रहेगा बच्चों 0.85, है ना। 0.1 से मल्टीप्लाई कर दो 0.85 ओवर कितना रहेगा 1.4 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। चलो इसको डिवाइड करके देख लेते हैं अप्रॉक्स कुछ, एक सेकंड कैलकुलेटर का हेल्प ले लेते हैं बच्चों इसको डिवाइड करने के लिए। कितने हैं 0.85 डिवाइडेड बाई 1.4, तो 0.60 समथिंग कुछ आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है 0.61 मान लो 607 आ रहा है, ठीक है। समझ रहे हैं, एक बार थोड़ा कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं कि हमसे कुछ गलती तो नहीं हुई है वैसे, ठीक है। ये क्या हुआ 2/7 17/2 8.5 हो गया था बच्चों, आर इक्विवेलेंट ई बाई वी माइनस 1 इंटू आर इक्विवेलेंट, ठीक है। ई हमारा ठीक है 1.5 1.4, ठीक है 1.1 0.1 0.6, इसे आप 0.61 अप्रॉक्स कह सकते हो बच्चों ना। इसको हम ऐसे कर लें 0.61 ओम कर लेते हैं अप्रॉक्स, दिस इज आर इक्विवेलेंट, ठीक है बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारा आर इक्विवेलेंट आ गया बच्चों। अब क्या करते हैं ध्यान देना, अब देखिए हमने कहा कि ये दोनों किस में है, पैरेलल में है बच्चों, ठीक है। और पैरेलल में क्या लिखेंगे, क्या होता है 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर, ठीक है बच्चों। तो इसको ऐसा कर लीजिए नाउ। अब एक काम कर देते हैं ना, ये आर इक्विवेलेंट आ गया, अब लिख देते हैं नाउ। अब क्या होगा, बिकॉज वो सेल पैरेलल में है, तो नाउ 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, क्योंकि आपसे टोटल रेजिस्टेंस नहीं पूछा है, इंडिविजुअल सेल की रेजिस्टेंस पूछे हैं, तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 1/r प्लस 1/r, तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना रहेगा 2/r, तो r इज इक्वल टू कितना रहेगा बच्चों, ठीक है ना, समझ रहे 2/r हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू कितना रहेगा 2 इंटू आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो 2 इंटू आर इक्विवेलेंट कितना हो गया हमारा 0.61, ठीक है बच्चों। तो इतना रहेगा 1.22 आ जाएगा बच्चों, इतना ओम आ जाएगी आपकी रेजिस्टेंस अप्रोक्स। बात समझ रहे देखिए ना 2 1 2 12, तो ठीक है कितना आ गया 1.22 ओम आपका अप्रोक्स आपकी क्या आ गई इंटर रेजिस्टेंस आ गई ऑफ ई सेल, ठीक बच्चों, ठीक है। तो हमने ऐसे किया, पहले टोटल इंटर रेजिस्टेंस निकाल ली, फिर पैरेलल में थे तो 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर कर दिया बच्चों, तो ऐसा आ गया, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, थोड़ा सा बच्चों वेट करना है, थोड़ा लाइट का भी थोड़ा सा, लाइट चली गई तो इन्वर्टर पे है ना, थोड़ा सा लाइट कम हो गई है, अभी आ जाएगी, थोड़ा सा वेट करिएगा। आप इसे नोट करिए बच्चों जब तक, ठीक है, सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, सेकंड शीट नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, ये भी नोट कर लिया होगा, ठीक है, आपने ये भी नोट कर लिया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, एक सेकंड बच्चों, मेरा थोड़ा सा कुछ सेकंड, मुझे कुछ 1 मिनट दो, मैं थोड़ा लाइट का थोड़ा देखता हूँ। चलिए अच्छा वो लाइट आ गई बच्चों, देखो कहते ही लाइट आ गई, हाँ चलिए कुछ देर का थोड़ा सा बच्चों अब रहा आपको, कोई बात नहीं, अब बोर्ड तो विजिबल था, आपने नोट कर लिया होगा अच्छे से। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं बच्चों ना क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान देना बच्चों, क्वेश्चन का डायग्राम आपको दिख रहा है, ठीक है ना। अब सुनिए क्या बोलते हैं, मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर देता हूँ, क्या है, इन द सर्किट डायग्राम गिवन इन फिगर, डायग्राम दे रखा है आपको,
दिस सेल्स E1 and E2, ठीक है, दो सेल दे रखे हैं आपको बच्चों, दिख रहे हैं डायग्राम में ना, बोल रहे हैं द सेल्स E1 and E2 हैव EMS 4 वोल्ट एंड 8 वोल्ट। देखो ये डायग्राम में भी दिया है, पहले वाले सेल की EMF 4 वोल्ट है, दूसरे वाले सेल की EMF कितनी है, 8 वोल्ट है बच्चों। और आगे बोल रहे हैं एंड इंटरनल रेजिस्टेंसेस 0.5 ओम एंड 1.0 ओम। और देखो ये डायग्राम में भी क्यों नहीं बच्चों, जो पहला सेल जिसकी EMF E1 है, जो 4 वोल्ट लिखा है इसने, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है। जो दूसरा सेल है इसको E2 बोल रहे हैं, E2 की वैल्यू गिवन है 8 वोल्ट और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है ना 1 ओम। ठीक है, तो जो डायग्राम में दिया है वो बोल भी रहे हैं क्वेश्चन में, आपसे क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द करंट इन ईच रेजिस्टेंस। और आप देख रहे हो इन सेल की जो आउटपुट है बच्चों किसको मिल रही है, तीन, नीचे आपके 3 रजिस्टर आपको दिख रहे हैं, तो आपसे बोल रहे हैं कि इन ये जो रजिस्टर है इनमें करंट बता दीजिए कितनी, इन तीनों में आपने करंट बतानी है, तीनों रजिस्टर में करंट बतानी है। चलो अब समझने वाला अच्छा क्वेश्चन है। और देखो इस बार सेल कैसे कनेक्टेड है वो भी देखना होता है बच्चा, ये पीछे भी किसी क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था बच्चों इसी चैप्टर के, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। तो ये किसी पीछे भी हमने जब पीछे क्वेश्चन कर रहे थे बच्चों पीछे के लेक्चर्स में, तो भी एक जगह ऐसा आया था, तो मैंने आपसे कहा था बच्चों कि अगर आपका क्या हो जाए, जैसे सेल देखो कैसे कनेक्टेड है, देखिए पहले वाले सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे वाले सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ये है सीरीज कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में ऑल्टरनेट टर्मिनल कनेक्टेड है, प्लस माइनस, तो ऐसे केस में पोटेंशियल क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं बच्चों। लेकिन अगर सीरीज कॉम्बिनेशन हो और अगर प्लस से प्लस और माइनस से माइनस कनेक्टेड हो, तो ऐसे केस में पोटेंशियल क्या होते हैं बच्चों, माइनस हो जाते हैं। ठीक है, और माइनस केस में इसका करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, बड़े में छोटे को करेंगे। जैसे देखो इसमें कौन बड़ा है बच्चों, E2 बड़ा है, E2 वाले सेल की EMF बड़ी है, तो जो नेट EMF हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, E2 माइनस E1 हो जाएगी। अब आप बोलोगे EMF की, नेट EMF की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि देखो ना आपको सर्किट में करंट चाहिए होगी बच्चों, और करंट के लिए क्या चाहिए, टोटल अप्लाइड वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो आपको टोटल वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे केस में आप क्या लिखोगे, E2 माइनस क्या, E1, तो कितना 8 माइनस 4 हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो पहले आप क्या करोगे, ये देखना है। हाँ अगर ये ऑल्टरनेट कनेक्टेड होते तो 8 प्लस 4 12 हो जाता, लेकिन ऐसे केस में पोटेंशियल माइनस होंगे। अच्छा तो अब देखो पहले तो एक सेल की बात आप समझ गए, अब समझिए कि हमें क्या करना है, हर रजिस्टर में क्या बतानी है बच्चों, करंट बतानी है। और करंट का सोर्स कौन है, ऊपर जो बैटरी लगी है। अब जैसे हमने कहा देखो इसमें E1 का पोटेंशियल कम है और E2 का पोटेंशियल ज्यादा है, तो ऐसे केस में क्या करिए, बड़ा जिसके ज्यादा EMF बच्चों, जो बड़ा सेल है जिसकी EMF ज्यादा है, करंट उससे ड्रॉ कर लीजिए। मान लेते हैं जो E2 वाला सेल है इससे कितनी करंट ड्रॉ होती है बच्चों, मान लेते हैं I करंट ड्रॉ हो रही है। ध्यान देना बच्चों, मैं E2 वाले सेल से करंट ड्रॉ कर ले रहा हूं, ठीक है ना, मैं E2 वाले सेल से कितनी करंट मान ले रहा हूं कि I करंट सर्किट में क्या हो रही है, ड्रॉ हो रही है बच्चों। अब देखिए यही करंट इधर आ जाएगी, सबसे पहले ये करंट किससे पास होगी बच्चों, 4.5 ओम वाले रजिस्टर से पास होगी, ठीक है ना, 4.5 से पास हो जाएगी। आगे जाकर इस टर्मिनल पर, आगे जाके एक टर्मिनल आ गया बच्चों, यहाँ पर 2 ब्रांचेस हैं, कुछ करंट पैरेलल में आप जानते हो करंट डिवाइड हो जाती है, कुछ करंट 3 ओम में चली जाएगी। मान लेते हैं 3 ओम वाले रजिस्टर में कितनी करंट चली जाती है, I1। ठीक बच्चों, 3 ओम को करंट I1 मिल जाती है, और इसके पैरेलल में जो रजिस्टर है 6 ओम, इसमें कितनी करंट चली जाती है, I2। मतलब यहां पर I करंट आएगी और I करंट डिवाइड हो जाएगी I1 एंड I2 में। ठीक बच्चों, तो आपसे यही 3 करंट पूछ रहे कि 4.5 में कितने करंट है I, और 3 और 6 में I1 एंड I2। तो आपको I निकालना है, I1 बताना है और I2 बताना है, ठीक है। और ये I क्या है बच्चों, टोटल करंट इन द सर्किट, है ना। और जब तक I नहीं जानते होगे, जब तक I1 I2 आप नहीं निकाल पाओगे। I1 I2 I के पार्ट है, तो पहले आपको सबसे पहले I चाहिए, और I को हम क्या बोल रहे हैं, टोटल करंट इन द सर्किट, बैटरी से आ रही है ना करंट ये, तो दिस इज कॉल्ड टोटल करंट। अब टोटल करंट निकालने के लिए क्या चाहिए बच्चों, आपको टोटल अप्लाइड वोल्टेज ओवर टोटल क्या, रेजिस्टेंस। अप्लाइड वोल्टेज कितनी जाएगी, 8 माइनस 4, तो वोल्टेज तो आप जानते हो। अब उसके बाद क्या चाहिए आपको, टोटल रेजिस्टेंस। तो इस पूरे अरेंजमेंट की क्या निकालनी होगी, टोटल रेजिस्टेंस। तो ठीक है बच्चों, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन आप देख लोगे। तो देखो ये दोनों किसमें, पैरेलल में, तो पहले आप 3 एंड 6 को पैरेलल में सॉल्व कर लोगे, वो फिर उसका कॉम्बिनेशन, मतलब 3 और 6 का जो नेट आएगा वो 4 के साथ और इस बैटरी के साथ किस में आ जाएगा बच्चों, सीरीज में आ जाएगा।
तो हम क्या निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 3 एंड 6 से। पहले 3 एंड 6 का नेट निकालते हैं। जब 3 एंड 6 का नेट आ जाएगा तो इन दोनों को हटाकर एक सिंगल रजिस्टर लगा देंगे, और वो रजिस्टर फिर इस रजिस्टर और सेल की जो रेजिस्टेंस है उन सबके साथ किस में आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा। तो चलिए पहले मैं 3 और 6 को सॉल्व कर लेता हूँ बच्चों। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस से टोटल करंट आ जाएगी। जब टोटल करंट आ जाएगी तो फिर I1 I2 भी निकाल लेंगे, वो आगे समझेंगे बच्चों। एक बार में बहुत सी बातें नहीं बोल रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हमने क्या करना है, 3 एंड 6 को सॉल्व करके हम इन दोनों का नेट निकाल रहे हैं। इन दोनों के नेट को कुछ मैं R डैश मान लेता हूं बच्चों ना। तो पहले इन 3 एंड 6 को पैरेलल में सॉल्व कर लीजिए, और इन दोनों के नेट को मैं R डैश मान लेता हूं। कितना हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/6, तो जाएगा 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम कर लेना बच्चों, 6 एलसीएम हो जाएगा तो 3 प्लस 2, 6 एलसीएम कर लोगे, 2 प्लस 1 3, तो 3/6 मीन्स 1/2 आ जाएगा। ठीक है, और इसका फिर फाइनली रेसिप्रोकल कर लीजिएगा, तो R डैश कितना हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा बच्चों 2 ओम। समझ रहे हो? ठीक है, तो आपने इन दोनों का नेट निकाल लिया 2 ओम। अब क्या करिएगा, जैसे मैंने आपसे पीछे के क्वेश्चन में भी कहा बच्चों, इन क्वेश्चन में, ठीक है, आपने सिंप्लीफाइड स्टेजेस दिखानी होती हैं, तभी एग्जामिनर आपके सॉल्यूशन को समझ पाएंगे कि आप कैसे कैसे कर रहे हो। तो मैं क्या करता हूं, इन दो को हटाकर, इनका नेट है R डैश, इनकी जगह पुट कर देता हूं, और ऊपर क्या करते हैं बच्चों, देखो ना, जैसे कहते हैं जैसे आप एक्सटर्नल सर्किट को ट्रीट कर रहे हो वैसे ही आपने इंटरनल रेजिस्टेंस को ट्रीट करना है। तो अब मैं क्या करता हूँ, सेल हटा देता हूँ और सेल की जगह पर उनके इंटरनल रेजिस्टेंस बना देता हूँ बच्चों। ठीक है, मेन डायग्राम तो आपको दिख ही रहा है। तो इसका एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बना लेते हैं बच्चों, कुछ ऐसा आ जाएगा। अगर इसका एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाए तो कुछ कुछ ऐसा बन जाएगा बच्चों डायग्राम। देखो समझ ना। अब जैसे मैंने कहा कि मैं क्या कर रहा हूं, अब सेल नहीं दिखा रहा हूं, सेल की जगह पर उनकी रेजिस्टेंस दिखा देता हूं। अब ये सिंप्लीफाइड स्टेज है डायग्राम की, ऐसा हो जाएगा बच्चों। देखो ये जो पहला सेल है, मैंने सेल हटाकर उसकी रेजिस्टेंस शो कर दी। कितनी है इसकी रेजिस्टेंस, 0.5 ओम। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस कितनी हो गई, 0.5 ओम। फिर देखो दूसरे वाले सेल की रेजिस्टेंस कितनी, 1 ओम। तो ये सेल हटाकर हमने इसकी रेजिस्टेंस दिखा दी 1 ओम। भाई रेजिस्टेंस के लिए मुझे ईएमएफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं ईएमएफ हटाकर रेजिस्टेंस दिखा रहा हूँ। नीचे ये 4.5 ऐसी है बच्चों, ये 4.5 को हमने कुछ नहीं किया, ये ऐसी बना देना है। इन दोनों का नेट जो आपने निकाला R डैश कितना है, 2 ओम। ये आ गया 3 और 6 का नेट R डैश विच इज हाउ मच, 2 ओम। बस ठीक है बच्चों, अब सिंपल हो गया। अब देखो पूरा सर्किट किस में आ गया, सीरीज में आ गया। तो अब इन सबको ऐड करके क्या आ जाएगी, टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी, जैसे R इक्विवेलेंट बोल लेते हैं। लिखेंगे देयरफॉर R इक्विवेलेंट, है ना। अब हम क्या निकालेंगे बच्चों, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो लिखते हैं देयरफॉर R इक्विवेलेंट या टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, जैसा बोलना चाहो। इक्विवेलेंट का मतलब टोटल ही होता है बच्चा। कितना रहेगा, अब सब सिंपली ऐड हो जाएंगे। कितना रहेगा, 0.5 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4.5, तो 0.5 प्लस 1 प्लस 2 प्लस कितना, 4.5। ठीक है, ऐड कर लो बच्चों। ये कितना गया, 5 7 8, तो ये हो गया आपका 8 ओम। ठीक है, तो इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ गई बच्चों, 8 ओम आ गई। बस टोटल रेजिस्टेंस की हेल्प से हमारी क्या आ जाएगी, टोटल करंट इन द सर्किट, जिसको आपने आई बोला है। तो देयरफॉर आई कितना देगा, टोटल वोल्टेज कितना देगा बच्चों, E2 माइनस E1। अभी मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया, तो आ जाएगा E2 माइनस E1 ओवर R इक्विवेलेंट। ठीक है, E2 माइनस E1 कितना रहेगा, देखिए 8 माइनस 4, ये आ जाएगा बच्चों 8 माइनस 4 ओवर टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, 8। तो कितना हो गया, 4/8 1/2। चाहो तो फ्रैक्शन में रख दो या 0.5 ओम लिख दो बच्चों, चलो 0.5 ओम लिख देते हैं। तो I इज इक्वल टू कितना आ गया, 0.5 एम्पियर।
आई मैंने ओम बोल दिया था बच्चों, एम्पियर, ओम नहीं, ठीक है। तो देखो टोटल करंट इन द सर्किट आ गई बस, ठीक है। और ये करंट हमारी 4.5 ओम से पास भी हो रही है। हमसे बोला ना हर एक रजिस्टर में करंट बता दिए, तो एक रजिस्टर में करंट मिल गई आपको, विच इज आई, जो 4.5 से पास हो रही है, दिस इज 0.5 एम्पियर। अब आया बच्चों हमें क्या बताना है, I1 एंड I2 बताना है। अब देखो दो अननोन है बच्चों, I1 भी अननोन है, I2 भी अननोन है, और दो अननोन सॉल्व करने के लिए आपके पास दो कंडीशन होनी चाहिए। तो एक कंडीशन हम क्या जानते हैं, ये I1 I2 किसके पार्ट है बच्चों, I के पार्ट है, तो I1 प्लस I2 I के बराबर है। एक तो हमको ये बताया कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I, और I कितना आ गया हमारा 0.5 एम्पियर। तो एक तो कंडीशन हमारे पास ही है, लेकिन एक कंडीशन से दो अननोन सॉल्व नहीं होते ना। चलिए देखते हैं दूसरी कंडीशन कैसे आएगी, उसके पीछे कंसेप्ट है छोटा सा, देखते ना। अब क्या करते हैं, चलो पहले एक इक्वेशन तो बना लेते हैं, क्या I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I, और जो कितना है 0.5। तो आप ये कह सकते हो कि I1 प्लस I2 का सम 0.5 एम्पियर है। चलो इसका इक्वेशन 1 डाल के होल्ड कर लो बच्चों, ठीक है। समझ, अगर इसमें से कोई भी एक वैल्यू मिल गई तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी बच्चों। तो एक कंडीशन तो हमने ये बना ली, अब एक कंडीशन और कैसे बनेगी, तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है बच्चों, सीरीज पैरेलल में हमने सीखा था। देखो ये दोनों किस में बच्चों, 3 और 6 पैरेलल में, दोनों रजिस्टर पैरेलल में। और पैरेलल में क्या सेम होता है बच्चों, पोटेंशियल ड्रॉप। अगर दो रजिस्टर पैरेलल में, ये मैंने थ्योरी में बताया था आपको, जानते भी सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है ना, कि अगर दो रजिस्टर पैरेलल में तो क्या सेम होता है उसमें, पोटेंशियल ड्रॉप। और पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकालते हो, करंट इनटू रेजिस्टेंस, V इक्वल टू IR। कोई आपसे पूछे कि 3 ओम में पोटेंशियल ड्रॉप बता दीजिए, तो करंट है I1, रेजिस्टेंस कितनी है 3, तो कितना होगा करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो 3I1 हो जाएगा। सिमिलरली कोई आपसे बोले कि 6 ओम में पोटेंशियल ड्रॉप बता दीजिए कितना हो रहा है, तो करंट है I2, रेजिस्टेंस है 6, तो 6I2 हो जाएगा। तो 3I1 विल बी इक्वल टू क्या, 6I2। बस I1 I2 में एक रिलेशन और मिल जाएगी बच्चों, फिर दो रिलेशन से दो अननोन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। लिखते हैं, अब एक काम ऐसे लिख देते हैं, क्या लिखते हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस क्या 3 ओम रजिस्टर, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस, एक ही मतलब है, अक्रॉस 6 ओम रजिस्टर। कि दोनों पैरेलल में तो हम ऐसी ये बात कह सकते हैं बच्चों ना, पैरेलल में कंसेप्ट है, तभी हम लोग कहते हैं बच्चों थ्योरी अच्छे से पढ़ो, हाँ बार बार में करो, थ्योरी अच्छे से क्लियर होगी तो फिर ये चीजें थ्योरी से है सब कुछ। अब ठीक है दिखा देता हूं मैं आपको, तो इसमें कितना ड्रॉप हो रहा है 3I1, इसमें कितना 6I2, तो कितना हो गया बच्चों 3I1 इज इक्वल टू 6I2। तो 3I1 इज इक्वल टू कितना 6I2, तो I1 इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 2I2। बस ठीक हो गया। अब क्या करिए, अब इस I1 की वैल्यू क्या कर दीजिए, ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, उससे आपका I2 आ जाएगा, फिर I2 को यहाँ पुट कर देंगे, I1 आ जाएगा। इसको एक कंडीशन बना लेते हैं, तो हमें एक कंडीशन ही मिल गई, I1 इज इक्वल टू 2I2। बस ठीक है। अब मैं इसकी वैल्यू ऊपर पुट कर दे रहा हूँ, देखेंगे देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, अगर मैं इसके ऊपर पुट कर दूं, लेकिन देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम, या पूरा लिख देना कि ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ फर्स्ट वी गेट, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ I1 इन फर्स्ट वी गेट, वो लिखने का तरीका जैसे भी कर लेना बच्चों। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, मैं सीधे ऐसे बोल रहा हूँ, I1 के लिए इधर पुट कर देता हूँ, तो कितना आ जाएगा बच्चों 2I2 प्लस I2, ठीक है ना। I1 को हमने कितना पुट कर दिया 2I2 प्लस I2 इज इक्वल टू कितना 0.5 एम्पियर, ठीक है। तो कितना रहेगा बच्चों 3I2 इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर, ठीक है ना। सब एम्पियर में चल रहा है ये, एम्पियर एम्पियर, तो I2 कितना रहेगा, ये आ जाएगा 0.5 अपॉन 3 एम्पियर। एक काम करो बच्चों, इसको देखो 0.5 1/2 होता है बच्चों, तो 1/2 इंटू 3 1/6 हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे लिख दो, ये ज्यादा बेटर है ना। तो देयरफॉर I2 फ्रैक्शन में लिख दो,
डेसिमल में लिखने से अच्छा है, तो I2 इज इक्वल टू कितना रहेगा 1/6 एम्पियर। बात समझ रहे मैंने क्या किया, 0.5 को 1/2 लिख दिया, तो 2 नीचे आ गया, तो 2 3 6 हो गया, तो 1/6 एम्पियर बस। ठीक है, अब I2 की वैल्यू कहां पुट कर दोगे, इधर ट्वाइस ऑफ I1 है, लेकिन देयरफॉर I1 कितना था बच्चों, 2I2 था, I1 था 2I2 और I2 कितना आ गया 1/6, तो I1 कितना हो गया बच्चों 1/3 एम्पियर हो गया। तो देखिए I1 भी आ गया। ठीक है, तो आपको तीनों रजिस्टर में करंट मिल गई बच्चों, है ना। कितना कितना आ गया देखो, आप तीनों रजिस्टर में करंट चेक कर लो। तो 4.5 एम्पियर वाला जो 4.5 ओम वाला जो रजिस्टर था उसमें कितनी करंट है, 0.5 बोल लो या 1/2 बोल लो, जैसे कहते हो। तो इसमें 1/2 एम्पियर करंट पास हो रही है। I1 I2 भी आपको मिल गया, तो हर रजिस्टर में करंट मिल गई। अगर इंटर रेजिस्टेंस से बोलोगे तो टोटल करंट इंटर रेजिस्टेंस से भी पास हो रही है, वैसे उसने रेजिस्टेंस से बोला है, इंटर रेजिस्टेंस नहीं बोला है। वैसे जो करंट 4.5 में पास हो रही है वो इंटरनल में भी पास हो रही है। अगर आप इंटर रेजिस्टेंस बोलना चाहो तो वो भी बोल सकते हो, कितना 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस करो, ये सब प्रीवियस ईयर है ना आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो इसको भी नोट कर लो। आई थिंक समझ गए होगे। और मैं आपसे कहता हूँ बच्चों कि अगर कोई क्वेश्चन में कहीं डाउट है, कहीं कोई बात आपको समझ नहीं आ रही है, वैसे तो आप क्या एक बार देखो, अगर आपको एक बार में पूरी बात क्लियर नहीं तो दोबारा देखो, है ना। वीडियो में ये फायदा है कि आप उसको कितनी बार भी है ना रीप्ले करके देख सकते हो, तो आपसे बार बार देखो, फिर भी कोई बात समझ नहीं आए, आपके डाउट रह जाए, तो उसे हमें मैसेज में बताओ बच्चों। ठीक है, हमसे है ना अपने प्रॉब्लम शेयर किया करो, मैसेज के थ्रू शेयर किया करो, है ना। तो हम आपके डाउट्स को भी क्लियर करेंगे, जब भी कोई नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उसमें आपके डाउट को बताएंगे, या मैसेज के थ्रू आपको रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अपने मैसेज किया करो डाउट्स के लिए। ठीक है, तो इसे नोट कर लो बच्चों, पहली शीट थी, फिर दूसरी शीट नोट कर लेना, स्क्रीन को पॉज किया करो, स्क्रीनशॉट लिया करो, फिर बाद में उसे फर्दर नोट किया करो। ठीक है, इसके सेकंड शीट नोट कर लो बच्चों। चलिए ठीक है, तो आप लोग समझ भी गए होंगे, नोट भी कर लिया होगा आप लोगों ने। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। देखो ये भी क्वेश्चन सेल पर ही बेस्ड है, ठीक है ना। चलिए पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, फिर समझेंगे कैसे करेंगे। सुनिए बच्चों क्या बोल रहे हैं, देखो 36 cells each of internal resistance 0.5 ohm and EMF 1.5 volt each are used to send current through an external circuit of 2 ohm resistance। तो हमारे पास क्या है 36 सेल्स हैं, सब सेल एक जैसे हैं बच्चों, मींस सबकी ईएमएफ बराबर है, 1.5 वोल्ट है, और सबकी इंटर रेजिस्टेंस भी सेम है 0.5 ओम। तो 36 इक्विवेलेंट सेल हैं आपके पास, ऐसे कह सकते हो, जिनकी ईएमएफ और इंटर रेजिस्टेंस दे रखी है आपको। ठीक है, और इन सेल को बैक सेल की आउटपुट क्या होती है, करंट। तो इन सेल से जो भी करंट मिलेगी आपको, वो करंट आप एक सर्किट को दे रहे हो जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है बच्चों 2 ओम। इसको आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी कह सकते हो या सर्किट की रेजिस्टेंस भी कह सकते हो। तो सेल की जो आउटपुट है, हम एक सर्किट को दे रहे हैं जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है 2 ओम है। ठीक है, आपसे बोल रहे हैं फाइंड द बेस्ट मोड ऑफ ग्रुपिंग देम एंड द करंट थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। अब बोल रहे हैं फाइंड द बेस्ट मोड ऑफ ग्रुपिंग देम, तो बेस्ट मोड क्या है, क्या हम कोई मोड आउट निकालेंगे बच्चों, तो ऐसा नहीं है। बेस्ट मोड का मतलब क्या है, ध्यान देना बच्चों। भाई जैसे हमने कहा एक सेल की आउटपुट क्या होती है, मतलब बेस्ट मोड का क्या मतलब बता रहा हूं। जैसे कहते हैं एक सेल की आउटपुट क्या होती है, करंट, ठीक है। तो हम क्या चाहेंगे कि हम सेल को इस तरीके से जोड़ें कि उनकी जो आउटपुट या उनकी जो करंट हो क्या मिले हमको, मैक्सिमम मिले बच्चों। ठीक है ना, तो आपको ये बताना है कि 36 सेल को हम किस तरीके से कनेक्ट करें कि क्या हो जाए, उनसे निकलने वाली करंट क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, उसकी आउटपुट मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, तो आपने 36 सेल को कैसे जोड़ना है, क्या सीरीज में जोड़ना है सभी को, या सबको पैरेलल में जोड़ना है, या मिक्स में जोड़ना है, इसके पीछे कंसेप्ट है बच्चों। चलो पहले मैं थोड़ा डेटा लिख देता हूँ, है ना, कुछ सेल के बारे में जो भी इन्होंने डेटा दिया है उस डेटा को लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है बच्चों, देखो सेल के बारे में। एक तो नंबर ऑफ सेल 36 है, तो हमारे पास 36 सेल्स हैं। टोटल नंबर ऑफ सेल कितने, 36 सेल्स हैं हमारे पास ना बच्चों। और हर एक सेल की ईएमएफ कितनी है, 1.5 वोल्ट है,
और हर एक सेल की इंटर रेजिस्टेंस को स्मॉल आर लिखते हैं, समझते हैं बच्चों, 0.5 ओम है, ठीक है। और जो एक्सटर्नल सर्किट है उसकी रेजिस्टेंस कितनी है, 2 ओम। ये आप इससे बोल लो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2 ओम है। और आपसे क्या बोल रहे हैं, बेस्ट मोड ऑफ ग्रुपिंग, कि किस तरीके से सेल को हम कनेक्ट करें, और जो इन सेल से करंट निकलनी है वो करंट भी बतानी है बच्चों आपने ना। तो आपसे फाइनली करंट भी पूछ रहे हैं सर्किट में, चलो वो भी लिख देते हैं। मतलब वही पूछ रहे हैं, एक तो आपने बताने के अरेंजमेंट के बारे में बताने कैसे अरेंज करना है सेल को, और फिर उस जब अरेंजमेंट बना लोगे तो फिर करंट भी निकाल लोगे बच्चों। करंट इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब एक बात ये समझो कि हमारे पास 36 सेल है, इन सेल को हम कैसे कनेक्ट करें। ऐसा कुछ कुछ हमने क्वेश्चन बच्चों कैपेसिटेंस में भी किया था, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन हमने करा था कि एक इलेक्ट्रीशियन है ना, उसके पास 1 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर है और वो एक सर्किट बनाना चाहता है 2 माइक्रोफैरेड का। तो वो किस तरीके से एक अरेंजमेंट बनाए कि जिससे उसके 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मिलकर 2 हो जाए, और एक कंडीशन दी थी कि इतना वोल्टेज पे बर्न कर जाएंगे। तो वो क्वेश्चन में भी कुछ ऐसे ही कंसेप्ट था, ठीक है। वो क्वेश्चन भी देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। वो हमारा था किसमें, कैपेसिटर, सेकंड चैप्टर के एंडिंग में हमने किया था। चलिए पहले ये समझते हैं कि इन सेल को कैसे जोड़े 36। तो कोई बच्चा सोचेगा कि हम इसको पूरे सबको सीरीज में जोड़ देते हैं, कोई बच्चा बोलेगा पैरेलल में जोड़ देते हैं। तो देखते हैं क्या, अगर मैं 36 सेल को सीरीज में जोड़ दूं बच्चों तो क्या करंट मैक्सिमम मुझे मिलेगी, या अगर मैं 36 सेल को पैरेलल में जोड़ दूं तो क्या मेरी करंट मैक्सिमम आएगी। तो चेक करते हैं, देखो इसके लिए कंसेप्ट है। देखिए आप जानते हो कि I इज इक्वल टू V बाई आर होता है बच्चों, या E बाई आर बोल लीजिए, चलिए V बाई आर बोल लेते हैं सिंपल में। यहां ध्यान देना, देखो आपको ना अरेंजमेंट बनाने से पहले कुछ कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है ना। क्या है बच्चों, देखो तो हमने कहा देखो करंट इज इक्वल टू होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है ना। अब हम करंट को क्या करना चाहते हैं, मैक्सिमम। मैं ये चाहता हूं करंट मेरी क्या हो जाए, ये करंट क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। मैं करंट को मैक्सिमम करना चाहता हूं। अच्छा, करंट मैक्सिमम कब होगी, अब करंट दो फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, V के डायरेक्टली और R के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप करंट को मैक्सिमम करना चाहते हो, ठीक है ना, आप चाहते हो करंट क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। मैं करंट को मैक्सिमम करना चाहता हूं, तो देखिए करंट मैक्सिमम कब होगा, जब V क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा ना। करंट के मैक्सिमम होने के लिए जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फैक्टर है मैक्सिमम होना चाहिए। तो करंट के मैक्सिमम, अगर आप करंट को मैक्सिमम करना चाहते हो तो आप V को मैक्सिमम रखना चाहोगे, और देखिए R इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और आप R को क्या करना चाहोगे बच्चों, मिनिमम करना चाहोगे। अगर आपने V को मैक्सिमम कर दिया और R को मिनिमम रख कर दिया तो आपकी करंट मैक्सिमम हो जाएगी बच्चों, ठीक है ना। करंट मैक्सिमम हो जाएगी, समझ रहे। ऐसा हम लोग कंसेप्ट कहां पढ़ते हैं, मैंने आपको याद होगा एक प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर बताया, तो वहां पर भी कुछ ऐसे कंसेप्ट होता है कि कैपेसिटेंस को मैक्सिमम करने के लिए V चार्ज मैक्सिमम और पोटेंशियल मिनिमम होना चाहिए। कुछ कुछ कंसेप्ट यहाँ पर ही वही है। अब ठीक है, तो चलो पहले एक एक करके बात करते हैं। कहते हैं कि V मैक्सिमम कब होगा, V मैक्सिमम कब होगा। तो आप जानते हो बच्चों, अगर हम जो सेल है उनको सीरीज में कनेक्ट करें तो सीरीज में पोटेंशियल ऐड हो जाता है। अगर प्लस माइनस करके ऑल्टरनेट आप उनके टर्मिनल जोड़ रहे हो, तो सीरीज में अगर हम सेल को जोड़ दें तो क्या होगा, अगर मैं 36 सेल को अगर क्या करूं सीरीज में जोड़ दूं तो मेरी ईएमएफ 1.5 इंटू 36 हो जाएगी। 36 टाइम एक का ईएमएफ 1.5, 36 सब सेल ऐड हो जाएंगे, तो ईएमएफ तो क्या हो जाएगी 36 हो जाएगी। लेकिन तो V को तो आप मैक्सिमम कर लोगे, अब मुझे R क्या चाहिए बच्चों, मिनिमम। मैं चाह रहा हूं कि V तो मैक्सिमम है लेकिन R मेरा मिनिमम रहे। लेकिन क्या होगा, अगर आप इन 36 सेल को सीरीज में जोड़ोगे बच्चों तो आप V को तो मैक्सिमम कर लोगे, लेकिन V के साथ R भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस भी ऐड हो जाएगी, है ना। रेजिस्टेंस भी तो ऐड हो जाएगी सबकी, मतलब ये रेजिस्टेंस, और फिर देखो, और हम कहते हैं कि अगर सेल को सीरीज में लगाएंगे तो फिर सर्किट भी उसके साथ सीरीज में आ जाएगा। तो फिर क्या होगा, ये रेजिस्टेंस भी क्या होगी इसके साथ सीरीज में, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगी 36 टाइम स्मॉल प्लस एक कैपिटल R, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी मैक्सिमम। तो अगर हम सबको सीरीज में जोड़ते हैं तो आप V को तो मैक्सिमम कर लोगे लेकिन R भी क्या हो जाएगा मैक्सिमम। तो एक इफेक्ट को दूसरा इफेक्ट कैंसिल आउट कर देगा, आपका I मैक्सिमम नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो सब सेल 36 सीरीज में जोड़ के भी हमारा फायदा नहीं है।
चलो आपको बच्चा बताया, देखो पैरेलल में चेक करते हैं कि पैरेलल में क्या होगा। अगर आप सेल को पैरेलल में जोड़ोगे बच्चों, तो पैरेलल में फिर पोटेंशियल आपका ऐड नहीं हो पाएगा। अगर एक सेल का पोटेंशियल 1.5 वोल्ट है, तो आप 36 सेल को जब पैरेलल में जोड़ोगे, पिछले क्वेश्चन में भी हमने कहा, तो आपकी ईएमएफ 1.5 ही रह जाएगी बच्चों। तो फिर आपका वी मैक्सिमम नहीं हो पाएगा। हाँ, लेकिन आर मिनिमम हो जाएगा। पैरेलल में क्या होता है, अगर आप एन रजिस्टर को पैरेलल में जोड़ दे तो आर बाई एन हो जाता है बच्चों, तो रेजिस्टेंस एन टाइम डिक्रीज हो जाती है। लेकिन पोटेंशियल फिर एन टाइम वो भी डिक्रीज हो जाएगा ना, तो क्या होगा बच्चों, तो पैरेलल में जोड़ने से वी मिनिमम रहेगा, सॉरी वी तो आपका क्या हो जाएगा, अगर पैरेलल में जोड़ोगे तो आर तो मिनिमम हो जाएगा, लेकिन वी भी क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो दोनों मिनिमम हो जाएंगे, तब भी हम मैक्सिमम पे नहीं जा पाएंगे। तो अगर हम सीरीज में जोड़ते हैं तो दोनों एक साथ मैक्सिमम हो जाएंगे, और अगर पैरेलल में जोड़ेंगे तो दोनों एक साथ क्या हो जाएंगे, मिनिमम हो जाएंगे। और हम तो चाह रहे हैं एक मैक्सिमम दूसरा क्या हो, मिनिमम। तो इसीलिए ना तो आप सबको सीरीज में कनेक्ट करोगे बच्चों, ना कनेक्ट करोगे किसमें, पैरेलल में। तो इसका सॉल्यूशन होता है मिक्स ग्रुपिंग। क्या आपने मिक्स में जोड़ना है, मतलब आपने, ठीक है, मतलब सीरीज एंड पैरेलल का मिक्स एक अरेंजमेंट बनाना है। अब वो अरेंजमेंट कैसे बनाएंगे उसकी बात करते हैं बच्चों, ठीक है। तो वही बताना है कि हम कितनी, मतलब जैसे आपको याद होगा हमने पीछे भी एक क्वेश्चन किया था, मैट्रिक्स जैसी बनाई थी, तो ऐसे यहाँ पर भी एक मैट्रिक्स जैसे बनाएंगे, ठीक है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, इन सेल को किस में जोड़ेंगे, मिक्स में जोड़ेंगे बच्चों। अब कैसे मैं कनेक्ट करूंगा इसको ध्यान देना। तो ये बात समझ गए बच्चों, ठीक है ना, इस बात को ध्यान देना। तो ये कंसेप्ट है इसका। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, ठीक, तो इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर ये बात नहीं पता होगी तो फिर आप कैसे भी कनेक्ट कर दोगे। तो इसका सॉल्यूशन है मिक्स ग्रुपिंग। चलिए अब मिक्स ग्रुपिंग की बात करिए, तो ये बात आप सब लोग समझ गए। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक सेल की मैट्रिक्स बना लेता हूँ। मैट्रिक्स मतलब रो एंड कॉलम का अरेंजमेंट। जैसे हमने जब ग्रुपिंग ऑफ सेल पढ़ा था तो भी हमने ये बात करी थी बच्चों। चलिए ऐसे कर लेते हैं। क्या करते हैं हम, जैसे पहली रो बना रहे हैं बच्चों, इसमें कुछ सेल कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम फर्स्ट रो में कितने सेल कनेक्ट कर रहे हैं बच्चों, एन सेल कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने फर्स्ट एक रो बनाई है ना, इसमें कितने सेल जोड़ दिए, एन। और आपने सिमिट्री फॉलो करनी है, अनसिमिट्रिकल चलोगे तो फिर आपको कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगी बच्चों। फिर मान लो अब मैं दूसरी एक ऐसी क्या बनाता हूं, एक रो बनाता हूं बच्चों। तो सिमिट्री फॉलो करनी है तो क्या करना है, तो इस सेकंड रो में भी जितने सेल आपने ऊपर वाली रो में लगाए बच्चों, उतने ही सेल इस रो में भी लगाइएगा। तो इसमें भी हम कितना सेल लगा रहे हैं, एन सेल लगा रहे हैं बच्चों। और ऐसे कितनी रोज बना रहे हैं, एम रोज बना रहे हैं। ये एम और एन ही पता करना है बाद में आपने, ठीक है। फिर ऐसे क्या करेंगे, एंड सो ऑन। अब मैं लास्ट रो दिखा रहा हूं जिसको एमएथ रो मान लूंगा बच्चों। अब एक ऐसी एक रो और बना लेंगे बच्चों। ठीक है, समझ लेंगे, चल देते हैं। और हर सेल की ईएमएफ को ई मान लेते हैं बच्चों। हमने लिखा भी है वैल्यूज वगैरह, सेल की ईएमएफ को हम ई लेट कर रहे हैं, और रेजिस्टेंस को शो नहीं कर रहे हैं, ऐसे सेल के नीचे से ऐसे लिख देते हैं बच्चों। हर एक सेल की इंटर रेजिस्टेंस कितनी है, आर है। चाहो तो आप रेजिस्टेंस बना भी सकते हो, भी इतने हैं तो हर एक में बनाने में टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, तो ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, मैं आर कोट कर दे रहा हूँ बच्चों उसके नीचे से, सेल के नीचे से। ऐसी दूसरी रो में भी ऐसे ही है। ऐसे हमारी क्या है, एमएथ रो है जो, इसमें भी सब बराबर ईएमएफ के सेल हैं। ई ई सेल तो सब एक जैसे ही बच्चों हमारे पास, आर आर और आर। और एक बात और है बच्चों, इन सब सेल की आउटपुट आप किसको दे रहे हो, एक सर्किट को जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है, 2 ओम है। तो इन सब सेल की आउटपुट किसको मिल रही है, एक रजिस्टर को मिल रही है, या एक सर्किट को मिल रही है बोल लीजिए, जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है बच्चों, कैपिटल आर है। ऐसे मान ली, ठीक है ना। ये रेजिस्टेंस कितनी है, आर है बच्चों, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो क्वेश्चन में गिवन है 2 ओम।
ठीक है ना। और नंबर ऑफ सेल मैंने कितनी रो मानी बच्चों, जैसे मान लो ये फर्स्ट रो है, ये आपकी सेकंड रो है, और ये कौन सी रो है, mth रो है। और हर रो में कितने सेल लगे बच्चों, n। जैसे मान लो ये फर्स्ट सेल है हमारा, है ना, ये फर्स्ट है, ये सेकंड सेल है, और ये कौन सा सेल है हमारा, nth सेल है। तो ऐसा मान रहे बच्चों, क्या क्या हमारी टोटल कितनी रोज है, m रोज हैं, एंड ईच रो कंटेनिंग हाउ मेनी, n सेल्स। बस आपने m और n ही पता करना है बच्चों। जब m और n आ जाएगा तो हमको पता लग जाएगा कि कितनी हमारी रो बनाएंगे हम, और हर रो में कितने सेल लगाएंगे बच्चों। तो आपने ये m और n फाइंड आउट करना है बेस्ट मोड ऑफ ग्रुपिंग के लिए, और फिर आपने फाइनली लास्ट में इस सर्किट में करंट भी बतानी है। जब m और n आ जाएगा तो फिर हमारा i तो आ जाएगा बच्चों। चलिए अब क्या करेंगे बच्चों, तो अब इसका एक सिंप्लीफाइड स्टेज बनाएंगे बच्चों। ठीक है भाई, इतने सेल को एक साथ सॉल्व करना टफ हो जाएगा, तो आप क्या करिए, आप चेक करना बच्चों, में मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल करा था, तो वही कंसेप्ट यहाँ भी लगा रहे हैं। इसका एक शॉर्ट डायग्राम बनाएंगे बच्चों। अब देखो, आप जानते हो कि क्या, देखो एक काम ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, चलो पहले तो ये काम कर लेते हैं, पहले m और n की बात कर लेते हैं, फिर करंट के लिए सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, अब एक कंडीशन होती है, लेकिन उसके लिए सिंप्लीफाइड डायग्राम, चलो पहले सिंप्लीफाइड डायग्राम ही बना ले रहे हैं, क्योंकि फिर वो सिंप्लीफाइड डायग्राम में भी बात काम आएगी। तो ऐसा करते हैं, चलो एक काम करते हैं, देखो पहले जो एक रो फर्स्ट रो है आपकी, देखो इसमें कितने सेल है, n सेल है, और सीरीज में आप जानते हो कि ईएमएफ ऐड हो जाती है। कोई आपसे बोले कि पहले रो की टोटल ईएमएफ बता दीजिए, तो कितना होगा, E प्लस E, कितने सेल है, n टाइम्स, n सेल है, तो n टाइम्स E हो जाएगी। और सिमिलरली रेजिस्टेंस भी ऐड हो जाएगी, R प्लस R कितना, NR। तो जो ऊपर वाली रो है उसकी टोटल ईएमएफ कितनी हो जाएगी, NE, और टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, NR। सिमिलरली फॉर सेकंड रो, क्योंकि सिमिट्री है, सिमिलरली फॉर mth रो। तो मैं इसका एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बना दे रहा हूं। और देखो ये एक बात तो समझ रहे बच्चों, ये सब सेल से क्या मिल रही है, करंट, और फाइनली सब सेल की करंट इस टर्मिनल पे ऐड हो जा रही है, किसमें जा रही है बच्चों, इस रजिस्टर में जा रही है। ये करंट भी हमसे पूछे है, और फिर इस रजिस्टर से, ठीक है, सब सेल से करंट मिली, करंट ऐड होकर टोटल आई हो गई, फिर आई इधर गया, और फिर वापस इन में वापस चली गई। हमें आई भी चाहिए ना लास्ट में, कैसा हो जाएगा। तो आई के लिए भी कैलकुलेशन करनी है, तो हम पहले सिंप्लीफाइड डायग्राम ही बना लेते हैं इसका। तो क्या करेंगे, अब हम ये n सेल हटा देंगे बच्चों, इनका एक इक्विवेलेंट सेल लगा देंगे, टोटल ईएमएफ NE और रेजिस्टेंस NR। तो मैं अगले इसमें इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम बना देता हूं बच्चों ना। अगर आप इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाते हो, है ना, जो भी आपने पीछे डायग्राम बनाया, अगर उसका सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाए बच्चों, तो कुछ ऐसा आ जाएगा, देखो रहेगा ऐसा। पहली जो रो है, हमने उन सब n सेल को हटाकर उनकी जगह पर एक सिंगल सेल लगा दिया बच्चों, और इस सिंगल सेल की टोटल ईएमएफ कितनी होगी, NE, और टोटल रेजिस्टेंस NR हो जाएगी। सिमिलरली सेकंड रो, जो बात फर्स्ट रो के लिए वही बात सेकंड रो के लिए भी आ जाएगी, सेम सिमिट्री है। और फिर ऐसी वही बात किसके लिए आ जाएगी बच्चों, mth रो के भी लिए आ जाएगी। और ऐसी हमें mth रो को भी सॉल्व करके एक सिंगल सेल लगा दे रहे हैं, क्योंकि इसीलिए सिमिट्री फॉलो करनी है बच्चों आपने ना। ठीक है, और इन्हीं के साथ लास्ट में क्या लगा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जिसमें इन सबकी आउटपुट जा रही है, मतलब करंट जा रही है। ठीक है, मैं सबकी ईएमएफ लिख देता हूं बच्चों। देखो, तो पहली रो की टोटल ईएमएफ कितनी हो गई बच्चों, NE, और टोटल रेजिस्टेंस NR। सिमिलरली फॉर सेकंड सेल, इसकी टोटल ईएमएफ भी NE, टोटल रेजिस्टेंस NR, इसकी भी टोटल ईएमएफ NE, टोटल रेजिस्टेंस कितनी, NR, और इसकी रेजिस्टेंस R, और टोटल करंट सर्किट में कितनी जा रही है, I, जो हमने कहा लास्ट में आपने I भी निकालना है। ठीक है बच्चों, चलो अब पहले m और n की बात करते हैं। ठीक है, और ये हमारी रो कितनी है बच्चों, जानी रहो 1 to m। ठीक है, एक तो क्या है बच्चों, देखो चलो अब हमारे पास m और n दो अननोन है बच्चों, क्योंकि हमें नंबर ऑफ रो भी बतानी है और हर रो में कितने सेल ये भी बताना है, उसके लिए m और n दोनों चाहिए। और जैसे हमने कहा कि भाई दो अननोन को सॉल्व करने के लिए बच्चों आपको दो कंडीशन चाहिए। तो दो कंडीशन कैसे बनाओगे, एक कंडीशन क्या है, देखो आपके पास टोटल नंबर ऑफ सेल कितने बच्चों, 36,
तो ठीक है। और देखो सुनना बच्चों, जैसे हमने कहा कि देखो जो पहली रो है इसमें कितने सेल है, n सेल है, दूसरी रो में भी कितने सेल है बच्चों, n सेल है, और ऐसी कितनी रो हैं टोटल, m रोज हैं, ठीक है ना। तो एक रो में कितने सेल, n सेल, और टोटल कितनी रोज, m, तो टोटल सेल कितने, m इंटू n, ठीक है। तो एक तो कंडीशन ये मिल गई हमको कि m इंटू n कितना हो गया हमारा, m इंटू n कितना हो गया 36, समझ रहे ना बच्चों। देखो पहली रो में भी n सेल, n प्लस n कितने टाइम्स, m टाइम, तो n प्लस n प्लस m टाइम तो कितना, m इंटू n, और इस सब सेल का नंबर कितना है 36। तो एक कंडीशन तो आपको ये मिल गई बच्चों, क्या कि m इंटू n का प्रोडक्ट कितना हो गया 36। अगर आपने m और n में एक कंडीशन और बना ली बच्चों तो बस ठीक है, आपका m और n आ जाएगा, फिर हम करंट भी निकाल लेंगे। अब ध्यान देना बच्चों, अब दूसरी कंडीशन क्या है, तो याद होगा बच्चों इस चैप्टर में जब हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एक टॉपिक पढ़ रहे थे तो मैंने आपको एक मैक्सिमम पावर थ्योरम बताई थी बच्चों, क्या बताया था, मैक्सिमम पावर थ्योरम बताई थी। उस मैक्सिमम पावर थ्योरम में मैंने बताया था कि किसी भी सेल से निकलने वाली करंट मैक्सिमम कब होती है, जब सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस सर्किट की रेजिस्टेंस के क्या हो जाती है, बराबर। अगर किसी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस सर्किट की एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए तो सेल से निकलने वाली करंट मैक्सिमम हो जाती है। और इसमें हमें मैक्सिमम करंट के लिए तो कर रहे हैं बच्चों सब कुछ हम, तो ठीक है। तो फॉर आई टू बी मैक्सिमम क्या होना चाहिए, सॉरी हमने इसका एक सिंप्लीफाइड में पीछे चला गया बच्चों, सॉरी, इसका एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाया ना। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम आई तो मैक्सिमम कर ही रहे, तो हम पहले क्या करेंगे, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, और आई को मैक्सिमम करने के लिए टोटल इंटरनल को किसके बराबर कर देंगे, टोटल एक्सटर्नल के बराबर कर देंगे। बहुत से एम और एन की कंडीशन और आ जाएगी। तो उसके लिए पहले आप टोटल इंटरनल निकाल लीजिए बच्चों। देखो ये तो सिंगल ही है, इसका टोटल आ रही है, तो ये सब पैरेलल में है बच्चों। तो मैं टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल ले रहा हूँ पहले और फिर टोटल इंटरनल को क्या कर दूंगा, टोटल एक्सटर्नल के बराबर। तो एम और एन में कंडीशन और मिल जाएगी बच्चों, है ना। तो पहले क्या निकाल रहे हैं, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज, यहाँ तो हमने एम इंटू एन लिख दिया, तो इसको हम 1/R इक्विवेलेंट कर लेते हैं बच्चों। तो जब मैं आर स्मॉल आर इक्विवेलेंट लिख रहा हूँ तो इसे क्या बोलेंगे, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। अभी पीछे क्वेश्चन में भी लिखा हमने, कितना हो जाएगा बच्चों, सब पैरेलल में है, ठीक है। कितना हो जाएगा 1/NR, पहले इस रो की रेजिस्टेंस, फिर दूसरे रो की रेजिस्टेंस भी कितनी है, NR, और ऐसा कितना टाइम्स है बच्चों, प्लस m टाइम्स, नहीं है, यही तो है। देखो 1/NR 1/NR कितने टाइम्स, m टाइम्स, ठीक है। तो कितना आएगा m/NR, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना रहेगा, m/NR, ठीक है बच्चों। ये ध्यान देना कि आपको पास स्मॉल r की वैल्यू है बच्चों क्वेश्चन में ना, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट कितना रहेगा, NR/M, ठीक है। बस अब लिख देंगे फॉर आई टू बी मैक्सिमम टोटल इंटरनल विल बी इक्वल टू क्या, एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल एक ही है, अगर बहुत से एक्सटर्नल होते तो उनका भी टोटल निकाल लेते बच्चों ना। तो क्या लिखते हैं, नाउ फॉर आई टू बी मैक्सिमम, नाउ फॉर आई टू बी मैक्सिमम, ये सब आई को मैक्सिमम करने के लिए कर रहे हैं बच्चों। फॉर आई टू बी मैक्सिमम, आई के मैक्सिमम होने की कंडीशन होती है कि टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल एक्सटर्नल, ठीक है ना। टोटल इंटरनल कितनी है हमारे पास, NR/M है बच्चों, और ये आ रही है। बस अब क्या करिए, आपके पास स्मॉल आर कैपिटल आर की वैल्यूज हैं बच्चों ना, लगा दीजिए, देखिए, ठीक है ना। देखो कैपिटल आर कितना है 2 ओम है, और स्मॉल आर 0.5 है, ठीक है। तो ये आपका n इंटू 0.5/m, और ये कितना है बच्चों 2 था, ठीक है ना। देखो 0.5 से ये 4 टाइम चले जाएगा, m को क्रॉस कर दें तो n इक्वल टू 4m आ जाएगा बच्चों। तो आ जाएगा n इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ m, ठीक है। एक कंडीशन देखो ये मिल गई बच्चों हमको, कैसे आया देखो, 0.5 से चला गया ना 4 टाइम, और m को मैंने क्रॉस कर दिया, तो n इक्वल टू 4m। बस अब क्या करोगे, अब इधर आ जाओ बच्चों इक्वेशन 1 में, देखो अब n को कितना लिख दोगे, 4m लिख दोगे, तो n को 4m लिख दो, उससे आपका m आ जाएगा, फिर m से n आ जाएगा। लिखेंगे इधर ही लिख देते हैं बच्चों, इसके साइड में लिख देते हैं,
ऐसे कवर कर देते हैं। देखेंगे देयरफॉर इक्वेशन वन बिकम्स, देयरफॉर इक्वेशन वन बिकम्स, तो इक्वेशन वन क्या रहेगी? इक्वेशन वन बिकम्स कितना था बच्चों? देखो इक्वेशन वन में कहाँ गया, अरे मैं इधर को चला गया, पीछे को जाना था बच्चों। तो कहता है m इंटू एन, ठीक है। तो क्या करोगे, n को 4m पुट कर दोगे तो कितना रहेगा, सॉरी m इंटू 4m, n को भी मैंने क्या लिख दिया बच्चों, 4m लिख दिया, इंटू कितना हो गया 36, ठीक है। तो m स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 9, 4 से 36 9 टाइम चला गया, m का स्क्वायर हो गया, तो m इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया। ठीक है ना, m3 आ गया। अब m की वैल्यू इधर पुट कर दो तो n आ गया। देयरफॉर n कितना था, 4m के बराबर था, है ना, और m कितना आ गया 3, तो n कितना आ गया बच्चों 12, ठीक है ना। तो क्या पता लगा कि अगर आप ये चाहते हो कि 36 सेल से मैक्सिमम करंट मिले तो आपने कितनी रोज बनानी, m हमारी रोज थी बच्चों, आपने 3 रोज बनानी है, और हर रो में कितने सेल लगाने बच्चों, 12 सेल लगाने, है ना। 12 3 जा 36 हो गया। क्या करना है अपने, देखो ना m3 और n12 आ गया, इसका मतलब आपने क्या करना है, 3 रोज बनानी है और हर रो में कितने सेल लगाने बच्चों, 12 सेल लगाने। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपके उन सेल के कॉम्बिनेशन से जो करंट मिलेगी मैक्सिमम हो जाएगी, एंड दैट इज फॉर बेस्ट मोड ऑफ ग्रुपिंग। ठीक है बच्चों, अब एक बात और पूछ रहे हैं, तो आपका बेस्ट मोड के लिए आपने वो बता दिया। अब एक बात बोल रहे हैं कि टोटल करंट बता दीजिए सर्किट में, तो ठीक है, नहीं, अब जिस करंट के लिए हम बोल रहे हैं वो करंट भी निकाल लेते हैं। तो टोटल करंट ये है बच्चों, देखो अब टोटल करंट क्या होता है, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो देखो आप जानते हो कि बच्चों पैरेलल में पोटेंशियल ऐड नहीं होते हैं, अगर एक सेल की ईएमएफ एन ही है तो नेट भी कितना होगा, एन टाइम्स ही, तो टोटल ईएमएफ एन ही हो जाएगी। और जान ही रहे हो ये जितने भी सेल हैं, देखो इन सब सेल की आउटपुट किसको जा रही है, कैपिटल आर को, तो इसका मतलब ये सभी सेल इस कैपिटल आर के साथ सीरीज में है, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी जाएगी, टोटल इंटरनल प्लस टोटल एक्सटर्नल, और टोटल इंटरनल आपने निकाल रखी है बच्चों, ये है NR/M, और टोटल एक्सटर्नल तो आपके पास है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, टोटल करंट इन द सर्किट निकाल देता हूँ बच्चों, है ना, आई निकाल देता हूँ। इस डायग्राम को थोड़ा साइड कर देता हूँ बच्चों, मैं सोच रहा हूँ इसी में सॉल्व कर दूँ पूरा क्वेश्चन, ठीक रहेगा, है ना, फिर नई शीट में जाना पड़ेगा अदरवाइज, तो आपको नोट करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। और कॉम्पैक्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है, समझ रहे। चलो अब निकाल लेते हैं करंट इन द सर्किट, ठीक है। अब करंट इन द सर्किट निकाल लेते हैं, आई, ठीक है, देयरफॉर आई इज इक्वल टू कितना आएगा, टोटल वोल्टेज कितनी हो गई बच्चों सर्किट में, एनी, और टोटल रेजिस्टेंस कितनी, टोटल इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, समझ रहे। चलिए टोटल इंटरनल की वैल्यू लगा देना बच्चों, तो एनी, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया बच्चा, एनी अपॉन, देखो टोटल इंटरनल कितनी है, कहाँ गया, ये आ गया NR/M, ये आ गया बच्चों NR/M प्लस कैपिटल आर, ठीक। अब इन सबकी वैल्यू पुट कर दो बच्चों, तो N, देखो N कितना है हमारा 12, और एक सेल की ईएमएफ कितनी थी 1.5 वोल्ट थी, चेक कर लेते हैं बच्चों, 1.5 ही था ना, देखो सेल की ईएमएफ 1.5 वोल्ट थी, ठीक है। फिर आ जाओ नीचे N12 इंटू स्मॉल आर, स्मॉल आर कितना था 0.5 ना, 0.5 बाई M, M कितना है बच्चों हमारा 3, प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2, ठीक बच्चों, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा ना ऊपर, ये तो हो गया 18, देखो 18 है ना, ऊपर हो गया 18, डिनोमिनेटर में चेक कर लो, तो ये कितना हो गया 4, 2 2 प्लस 2 4 हो गया है बच्चा,
ये भी 4 हो गया, देखो चेक कर लो, देखो 3 से 4 से चला गया, 4 से 0.5 गया 2, 2 + 2 4 हो गया, ठीक है। तो 18/4 तो कितना हो गया बच्चों 4.5, सही ना, 9/2 हो गया तो 4.5 एम्पियर आ गई। तो आपकी टोटल करंट इन द सर्किट इतनी आ गई बच्चा, कितनी 4.5 एम्पियर, समझ रहे। तो टोटल करंट इन द सर्किट इज 4.5 एम्पियर, ठीक है। तो इस तरीके से आपने करना है, सबको सीरीज में नहीं जोड़ना है, सबको पैरेलल में, मिक्स ग्रुपिंग से ही आपका क्या हो पाएगा, करंट सर्किट में मैक्सिमम हो पाएगी, ठीक है। और एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है बच्चों, जैसे कोई मुझे सेल दे दे और बोले कि सेल को जोड़ दीजिए और सर्किट में मुझे मैक्सिमम करंट चाहिए, तो मैं इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकता हूँ ना बच्चों। तो एक प्रैक्टिकल सिचुएशन भी है ये, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन करिए, छोटे कंसेप्ट क्लियर होते हैं, तो इसको नोट कर लो बच्चों, हमने, है ना, 2 शीट में किया है क्वेश्चन, पहली शीट ये नोट करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नोट कर लिया बच्चों। चलिए सेकंड शीट भी नोट कर लीजिए। ठीक बच्चों, तो देखो ये हमने अब काफी सेल के, मुझे लगता है कि मैंने काफी क्वेश्चन आपको बता दिए बच्चों। बाकी देखो थोड़ा अपने आप भी प्रैक्टिस करो बच्चों, और किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो हमें शेयर किया करो, अपने डाउट शेयर किया करो बच्चों, ठीक है। चलो अब थोड़े से, जैसे मैंने कहा था कि सेल के क्वेश्चन के बाद अब आज थोड़े 1-2 क्वेश्चन और कर रहे हैं बच्चों हमारे, किस पे बेस कर रहे हैं हम लोग, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जो पावर पे बेस क्वेश्चन वगैरह होते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम, ठीक है ना। समझने बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझेंगे। देखो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है बच्चों, क्या बोल रहे हैं, हाँ, और सेल की थ्योरी एक बार चेक करिएगा। अगर सेल की थ्योरी आपको क्या लेनी है तो हमारे, है ना, पीछे के लेक्चर देखिए, सेल पे हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे पूरा एक लेक्चर किया है, ठीक है, उसमें बहुत सी बेसिक बातें सीखी हैं। तो हमेशा थ्योरी चेक करिए पहले। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं पहले, क्या बोल रहे हैं, देखो क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं। बोल रहे हैं 100 वोल्ट वॉट 220 वोल्ट इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट सोर्स, है ना, 102 वोल्ट सप्लाई होगा बच्चों, ये सोर्स नहीं होगा, ये गलत लिखा है, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, ये सप्लाई होना चाहिए। सप्लाई भी कह सकते हो, वैसे सोर्स भी कह सकते हो, चलो करेक्ट करके सप्लाई कर लेते हैं, इसको ज्यादा अच्छा रहेगा, सप्लाई टर्म ज्यादा अच्छी होती है। तो क्या है हमारे पास एक ये इसे बोलते हैं बल्ब की रेटिंग। जैसे मान लो मैं मार्केट से एक बल्ब खरीद के लाया बच्चों, तो उस बल्ब पे लिखा था कि वो 100 वॉट का बल्ब है ना, और वोल्टेज रेटिंग कितनी है 220। मींस इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप उसे 220 वोल्ट में यूज करोगे तो कितनी पावर कंज्यूम करेगा, वो 100 वॉट पावर कंज्यूम करेगा। अगर आप उसे 220 वोल्ट पे कनेक्ट करोगे तो पावर कितनी कंज्यूम करेगा, 100 वॉट। लेकिन अगर आपकी क्या होगी, सप्लाई वोल्टेज चेंज हो जाएगी तो पावर चेंज हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि हमने इसको 220 वोल्ट से कनेक्ट नहीं किया, कितने से कनेक्ट किया, 110 वोल्ट से कनेक्ट किया, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा पावर चेंज हो जाएगी, तो आपसे वो नई पावर पूछ रहा है, कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब। कहते हैं ना, अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो बहुत से बच्चे सोचेंगे कि पावर तो दे ही रखी है उसने बल्ब की, और अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 100 ऑप्शन हो तो बहुत से बच्चे 100 टिक कर देंगे। तो ऐसा नहीं है बच्चों, 100 वॉट पावर कब होगी, जब 220 वोल्ट पे यूज करोगे, और आपने इसको यूज किया 110 वोल्ट पर, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं। तो सुनना बच्चा, तो देखो एक पावर तो आपको रेटिंग वाली पावर दे रखी है इसने क्वेश्चन में ना, समझना हुआ। देखते से रेटिंग की पावर कहते हैं, जो इस पे लिखा है बच्चों 100 वॉट, और ये 100 वॉट कब कंज्यूम करेगा, जब 220 वोल्ट पे कनेक्ट करोगे। लेकिन हमने कनेक्ट किया उसको कितने पर, 110 पर। हाँ, अगर 220 वोल्ट से कनेक्ट करते तो फिर तो 100 वॉट ही होती पावर। तो इसको मैं V डैश मान लेता हूँ बच्चों, 110 वोल्ट। तो V डैश पे P डैश बताना, और नई पावर को मैं क्या मान लेता हूँ बच्चों, P डैश मान लेता हूँ। तो मुझे 110 पर इसकी क्या बतानी है बच्चों, पावर बतानी है, ठीक है। पावर के आपको फॉर्मूले याद होंगे बच्चों, हमने पावर के 3 फॉर्मूले पढ़े थे, है ना, पावर का फॉर्मूला ड्राइव किए थे। एक पढ़ा था P = VI, एक दूसरा फॉर्मूला था P = V²/R, अब तीसरा फॉर्मूला था I² × R, ठीक है। ऐसे 3 फॉर्मूले पढ़े थे, ठीक है ना। अब सुनना बच्चों, देखो आपको वोल्टेज तो दे रखी है उसने, क्वेश्चन में दे रखा है। अब वोल्टेज के साथ या तो आपको करंट चाहिए या फिर क्या चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए। तो आप ये सोचो कि जब हमने वोल्टेज चेंज की तो पावर तो हम बोल रहे हैं चेंज हो जाएगी, क्या चेंज नहीं होगा, तो एक चीज चेंज नहीं होगी बच्चों, क्या, बल्ब की रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगी। भाई बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है,
टंगस्टन का फिलामेंट माना जाता है। टंगस्टन का फिलामेंट होता है, इसकी मानते कि मेल्टिंग पॉइंट 2400 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो देखो अगर आप क्या करोगे, आप उसको 200 वोल्ट से कनेक्ट करो, 300 से करो, कितने से भी कनेक्ट करो, क्या बल्ब के अंदर जो सर्किट है या जो बल्ब का फिलामेंट है वो बदल जाएगा बच्चों? नहीं। और उस फिलामेंट की रेजिस्टेंस है या बल्ब का जो भी सर्किट मान लो, और भी चीजें बल्ब के अंदर, ठीक है, तो क्या रेजिस्टेंस बदल जाएगी? नहीं। आप वोल्टेज चेंज करोगे, करंट चेंज करोगे, सब चेंज हो जाएगा, लेकिन क्या नहीं बदलेगी? रेजिस्टेंस एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है नहीं? हाँ, बल्ब बदलेगा तो रेजिस्टेंस बदल सकती है, तो क्या नहीं बदलेगी बच्चों? रेजिस्टेंस नहीं बदलेगी। तो हम क्या करेंगे, देखो जो इसने पुरानी पावर एंड वोल्टेज दे रखी है, इससे क्या निकालेंगे? रेजिस्टेंस निकालेंगे, उसी रेजिस्टेंस को इधर यूज करके नई पावर निकालेंगे। तो ये करना है आपने, ठीक है। तो जो पुरानी पावर एंड वोल्टेज है, इससे आपने पहले रेजिस्टेंस निकालनी है। रेजिस्टेंस पुरानी नहीं होती है बच्चों, को रहती है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे, यूजिंग पावर का एक फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या? यूजिंग P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, एक फॉर्मूला होता है पावर का, इससे आर आ जाएगा आपका। तो R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? वी स्क्वायर अपॉन पी, ठीक है। मैं पुराने पावर वोल्टेज की बात कर रहा हूं। तो बस V कितना है आपका बच्चों? 220 का स्क्वायर अपॉन कितना रहेगा? पावर है 100। तो एक काम करना बच्चों, देखो ये तो 22 का स्क्वायर हो जाएगा, जीरो आपका ऐसे कर लो, चलो इसको ऐसे कर लो, सबसे अच्छा है, इसको ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो 220 इंटू 220, स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई ना अपॉन 100, ऐसे बोल लो सिंपल वे में। दो जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और 22 का स्क्वायर 484 हो जाते हैं बच्चों। तो 484, तो हमारा जो बल्ब है उसकी जो रेजिस्टेंस है बच्चों कितनी है? 484 ओम है। बस इसी रेजिस्टेंस को अब नई पावर में भी क्या कर लेंगे? यूज कर लेंगे, है ना। इसी रेजिस्टेंस से अब हम नई पावर निकालेंगे, ठीक है ना। लिखेंगे देयरफॉर, अब नई पावर निकाल लेंगे, P डैश कितना हो जाएगा? V डैश का स्क्वायर अपॉन कितना? R यही लोगे बच्चों ना, ठीक है। बस V डैश कितना है आपका? 110। एक काम करता हूँ बच्चों, इसको मैं चलो पहले लिख देता हूँ, डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ। 110 का स्क्वायर और R कितना है बच्चों? 484, ठीक है ना। काम करो, इसको भी ऐसे लिख देते हैं, 110 इंटू 110 अपॉन कितना? 484, ठीक है ना। देखो पहले देखो 11 से कितने टाइम चलेगा बच्चों? 44 टाइम चले जाएगा। फिर ऊपर एक 11 और है, उससे 44 कितने टाइम चले जाएगा? 4 टाइम चले जाएगा। ऊपर 2 जीरो बचेंगे, तो 100/4 आ जाएगा ना। तो 11 से काट लो तो क्या आ जाएगा? 100/4 आ जाएगा, जो कितना आ जाएगा बच्चों? 25। तो आपको नई पावर मिल जाएगी कितनी? 24 वॉट। इसको P डैश माना है मैंने, ठीक है। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है बच्चों, है ना। क्या आपने जो गिवन रेटिंग थी उससे रेजिस्टेंस निकाल ली, और नई रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस के हेल्प से आपने नई पावर निकाल ली, नई सप्लाई के जो गिवन थी उस पर, ठीक है। तो एक बहुत सा बेसिक सा क्वेश्चन, पहले हमने बेसिक से क्वेश्चन लिया है, ठीक है। इसे नोट करो बच्चों, और थ्योरी पढ़ो पहले, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की थ्योरी पढ़ो, थ्योरी से न्यूमेरिकल होंगे फिर आपके। चलो इसको नोट करो बच्चों, एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं बच्चों ना, क्योंकि इस टॉपिक पे बहुत से क्वेश्चन होते हैं और ज्यादातर क्वेश्चन इसमें एनसीईआरटी बेस्ड है जो भी हमने लिए, ठीक है। आप सुनिए, देखो अब ये क्या क्वेश्चन है, एक बार रीड कर लेते हैं। क्या बोल रहे हैं? एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेट्स ऑन अ 50 वोल्ट सप्लाई, ना जैसे हमारे घर में मोटर वगैरह होती है, तो हम कुछ है ना उसको सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। मान लो आपने एक मोटर ली, उसको 50 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, तो इसे क्या बोलेंगे? इनपुट वोल्टेज। आप उसे कितना वोल्टेज दे रहे हो? 50 वोल्ट। एंड ड्रॉज अ करंट ऑफ 12 एम्पियर। और जो भी ये 50 वोल्ट की जो आपका सप्लाई है, ये कितनी करंट सेंड कर रही है मोटर के अंदर? 12 एम्पियर, ठीक है बच्चों। अच्छा, तो आपको वोल्टेज दे रखी है, कितनी वोल्टेज इनपुट में दे रहे हो बच्चों? इसको 50 वोल्ट दे रहे हो, और कितनी करंट दे रहे हो? इसको आप 12 एम्पियर करंट दे रहे हो। अच्छा, आगे क्या बोल रहे हैं? देखो बोल रहे हैं द मोटर यील्ड्स अ मैकेनिकल पावर ऑफ 150 वॉट। अब देखो आप मोटर को कुछ इनपुट दे रहे हो, और मोटर आपके लिए क्या कर रही है? कुछ वर्क कर रही है, एक मैकेनिकल वर्क कर रही है। जैसे हम कहते हैं, अगर हम पानी की मोटर का एग्जांपल दें,
तो हम क्या होता है हमारे वाटर के लिए पंप लगाते हैं हम लोग, है ना, टैंक को फिल करने के लिए। तो हम पंप को क्या देते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं, और वो हमारे लिए क्या करती है, वाटर को लिफ्ट करती है और क्या करती है, उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या करती है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, तो इनपुट का हमको कुछ आउटपुट मिल रहा है, तो ये देखो इसने आउटपुट, यील्डिंग को आउटपुट भी कहते हैं। तो इसने देखो ये हमारी कौन सी पावर हो गई बच्चों, इनपुट पावर हो गई। तो इसने आउटपुट पावर दे रखी है, यील्डिंग मतलब आउटपुट पावर। तो पावर आउटपुट दे रखी है मोटर की, कितनी है बच्चों, 150 वॉट। ठीक है, तो आगे बोल रहे हैं व्हाट इज द परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ द मोटर। तो आपसे बच्चों क्या बोल रहे हैं, एफिशिएंसी को इन जनरल ईटा साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपसे परसेंटेज एफिशिएंसी पूछ रहे हैं, और आप जानते हो बच्चों एफिशिएंसी, है ना, 11वीं क्लास में बहुत जगह पढ़ते हैं। एफिशिएंसी होता है आउटपुट ओवर इनपुट, अगर पावर है तो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100। ठीक है ना, तो हमेशा एफिशिएंसी उन चीज की निकालते हैं बच्चों जिसको हम कुछ इनपुट देते हैं और वो हम रिटर्न में आउटपुट देते हैं, तो हम उनकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो ठीक है बच्चे, एफिशिएंसी के लिए क्या चाहिए, देखो आपको क्या आउटपुट पावर चाहिए, दी है, और इनपुट पावर क्या है बच्चों, P इक्वल टू वी आई होता है ना। इनपुट पावर को आप इनपुट वोल्टेज इंटू इनपुट करंट लिख दोगे बस। ठीक है, डेटा आपको गिवन एफिशिएंसी आ जाएगी। तो क्या करेंगे, इससे परसेंटेज एफिशिएंसी निकाल लेंगे बच्चों ना। क्या करते हैं हम, एफिशिएंसी निकाल लेते हैं परसेंटेज में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ईटा इज इक्वल टू क्या, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, ये भी बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, इनटू 100%। ठीक है, तो और ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं बच्चों इस चैप्टर से, मतलब इस टॉपिक से, हीटिंग इफेक्ट ग्रेडिएंट से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आउटपुट पावर कितनी है, 150। इनपुट पावर को आप वी आई लिख दोगे ना बच्चों, P इक्वल टू वी आई होता है करंट एंड वोल्टेज गिवन है आपको, इंटू 100%। ठीक है, मतलब परसेंटेज एफिशिएंसी के लिए आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है। वी आपको दिया कितना बच्चों, 50 इंटू 12, करंट है 12 इंटू 100 परसेंटेज। बस ठीक है बच्चों, ठीक है, आप कैंसिल कर लो बच्चों, सिंपल सिंपल है। देखो 50 से कितने टाइम, 3 टाइम चले जाएगा, 3 से 4 टाइम चले जाएगा, 100/4 कितना रहेगा, 25% आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया, 25%। ठीक है, तो इसका अंदर आपकी जो उसकी मोटर की जो एफिशिएंसी है 25% है। 75% एनर्जी का लॉस हो जा रहा है डिफरेंट फॉर्म में, हीट होगा और जो भी चीजें होंगी। ठीक है, तो 75% एनर्जी लॉस हो रही है, 25% आपको आउटपुट मिल जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे पहले बेसिक बेसिक क्वेश्चन करिए, अभी और अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे। सेल पे बहुत से क्वेश्चन, सॉरी ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में भी बहुत क्वेश्चंस होते हैं बच्चों। चलो इसको भी नोट कर लो बच्चों, इस क्वेश्चन को भी जल्दी से। ठीक बच्चों, तो हमें लगता है कि आज के लिए इतने क्वेश्चन इनफ है बच्चों। ठीक है, अभी तो हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के आज 2 ही क्वेश्चन करे बच्चों, है ना। और मैं आपसे बोलता भी बच्चों कि हम एक लेक्चर में, ठीक है ना, लेक्चर को बहुत लंबा नहीं करेंगे, 3-4 घंटे में हम, है ना, 20-25 क्वेश्चन कराते हैं, हेक्टिक हो जाएगा आपके लिए। तो ठीक है, तो एक उसमें हम लेक्चर में इतने क्वेश्चन ले रहे हैं कि आप उसको आसानी से समझ भी पाओ। ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा करके क्वेश्चंस करो बच्चों, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन, एक उसमें 10 करे हेक्टिक हो जाए, आपको समझ भी ना आए। तो ठीक है, तो आज हम लोग इतने क्वेश्चन हमने करे। इसके बाद बच्चों अभी हम इसके हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे और अच्छे क्वेश्चंस है वो भी करेंगे बच्चों। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि उसके बाद क्या टॉपिक अभी बच्चे हमारे किरचॉफ लॉ पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। और फिर किस पे बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों आपके, हमारे लास्ट में हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्योंकि इस चैप्टर में देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत होते हैं बच्चों, है ना। इस पे हो गया कैपेसिटेंस, ये 2 टॉपिक ऐसे कि नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत होते हैं, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है ना क्वेश्चन में। और क्वेश्चन ऐसा भी नहीं कि सीधे फॉर्मूला बेस्ड भी नहीं है, थोड़ा मेथड बेस्ड है, तो मेथड बेस्ड क्वेश्चन को थोड़ा समझने में और मेथड लगाने में टाइम लगता है। जैसे सेल वाले क्वेश्चन आज के जो हमने लिए थोड़ा लेंदी से थे। ठीक है, तो चलो बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं एंड कर रहे हैं। अगले लेक्चर में जो बाकी रिमेनिंग हीटिंग इफेक्ट, किरचॉफ लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे बच्चों। ठीक है, और बच्चों देखो हम लोग आपसे हमेशा कहते हैं कि आप लोग इन वीडियो को शेयर किया करो अगर आपको पसंद आते हैं। ठीक है, इन वीडियो को शेयर किया करो। देखो अब 21 को आपका फिजिक्स का एग्जाम है, तो ठीक है,
तो सब बच्चे फिजिक्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे इस टाइम, तो उन बच्चों को शेयर करो, आपके जैसे दोस्त होंगे कोई, या आपके कोई बाहर आपके जानने वाले कोई बच्चे रहते हो, किसी आउट ऑफ सिटी किसी में रहते हो, कहीं रिलेटिव्स हो आपके, तो उनको शेयर करो। कोई जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको शेयर करो बच्चों। यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं जेई और नीट में, ऐसे नहीं कि जेई और नीट के लिए बहुत अलग कोई ऐसा क्वेश्चन अलग से नहीं आते हैं। ठीक है बच्चों, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही आजकल आते हैं, तो उनके साथ शेयर किया करो, और जिनको शेयर करते हो उनसे सब्सक्राइब करने के लिए भी बोला करो, और लाइक भी किया करो बच्चों अगर आपको पसंद आते हैं, और आपके डाउट भी हमें हमारे साथ शेयर करो। ठीक है बच्चों, चलो आज का लेक्चर यहीं खत्म करें, अगले लेक्चर में जल्दी मिलेंगे। ठीक है, और आगे के न्यूमेरिकल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू बच्चों आज के लिए।